अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी लिक्विडिटी रेशोज़ की और हमने जो रेशोज़ डिस्कस किए हैं उसमें करंट रेशो, क्विक रेशो, डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग रेशो और ऑपरेटिंग कैश फ्लो रेशो। लिक्विडिटी रेशोज़ में हमने ये डिस्कस किया कि लिक्विडिटी रेशोज़ जो हैं वो मेनली कंसर्न होती हैं आपकी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के साथ। शॉर्ट टर्म पीरियड में आपकी एबिलिटी टू पे योर डेट्स, आपके कर्ज़े अदा करने की जो सलाहियत है, ये हम देखते हैं लिक्विडिटी रेशोज़ में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डेट मैनेजमेंट या सॉल्वेंसी रेशोज़ हैं। सॉल्वेंसी, जैसा कि पिछले लेक्चर के आखिर में भी मैंने बताया था कि सॉल्वेंसी का ताल्लुक जो है ये लॉन्ग टर्म से होता है कि लॉन्ग टर्म में साल के आखिर में या अगले 2 साल में या 5 साल में या 10 साल में आप क्या इस काबिल होंगे कि जब आपके कर्ज़े जो हैं वो ड्यू हो जाएंगे और उन पे जो मार्कअप है वो ड्यू हो जाएगा, या डेट सर्विसिंग आप कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। सॉल्वेंसी रेशोज़ में अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन बुक्स में जैसे दी गई है कि सॉल्वेंसी रेशो इज़ अ की मेट्रिक यूज्ड टू मेजर एन एंटरप्राइज एबिलिटी टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म डेट ऑब्लिगेशंस, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ये काबिलियत, ये सलाहियत कि वो अपने लॉन्ग टर्म डेट्स जो हैं, जो उनके तवील मुद्दती कर्ज़े हैं, उनको अदा कर सकें। अब याद रखिएगा, कर्ज़ा अदा करने के लिए जब आप अदा करते हैं तो दो चीज़ें आप पे करते हैं वापस। आप लेते एक कर्ज़ा है, वापस दो चीज़ें आप करते हैं, आप इंटरेस्ट भी पे ऑफ करते हैं और आप प्रिंसिपल भी पे करते हैं। लिहाजा सॉल्वेंसी रेशोज़ में जो हम देखेंगे वहाँ पे हम इंटरेस्ट को भी बाकायदा स्टडी करेंगे कि इंटरेस्ट भी क्या आप पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और उसके बाद प्रिंसिपल लोन जो है वो भी क्या आप पे करने की पोजीशन में होंगे या नहीं होंगे, या ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त किस कंडीशन में है। ये रेशोज़ इस चीज़ को स्टडी करते हैं। सॉल्वेंसी रेशोज़ में जो जो रेशोज़ हमने डिस्कस करने हैं उसमें इंटरेस्ट कवरेज रेशो है, उसके बाद डेट टू एसेट रेशो है, उसके बाद इक्विटी रेशो है और डेट टू इक्विटी रेशो। तो ये 4 रेशोज़ आज की वीडियो में हम कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे कि ये क्या होती हैं, किस तरह कैलकुलेट की जाती हैं और इनको इंटरप्रेट किस तरह करते हैं, और इनकी जो वैल्यू हमारे पास अगर हम कैलकुलेट कर भी लेते हैं, क्योंकि सिर्फ कैलकुलेट करना मसला नहीं है। कैलकुलेट करने को आप सिंपल सा एक गूगल पे को कैलकुलेटर ढूंढ लेंगे तो आपको कैलकुलेट कर देगा, वैल्यूज़ डालेंगे। उनको इंटरप्रेट किस तरह करना है और उसका मकसद क्या है, उससे हम क्या नतीजा अखज़ करते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो को। इंटरेस्ट कवरेज रेशो की डेफिनीशन: द इंटरेस्ट कवरेज रेशो मेजर्स हाउ मेनी टाइम्स अ कंपनी कैन कवर इट्स करंट इंटरेस्ट पेमेंट विद इट्स अवेलेबल अर्निंग्स। सबसे पहली चीज़ हम ये देखना चाहते हैं कि कोई बिज़नेस जिसने कोई कर्ज़ा लिया हुआ है तो क्या वो इतनी कमाई भी कर रहा है कि वो उस कर्ज़े के इंटरेस्ट की पेमेंट कर सके। और नॉर्मली अगर एक क्रेडिटर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप एक बैंक के पास कर्ज़ा लेने जाते हैं तो वो आपकी दो चीज़ों को सबसे पहले देखता है। आपके कैश फ्लोज को देखता है कि आपके कैश फ्लोज क्या हैं, और सिर्फ कैश फ्लोज सफिशेंट नहीं होते। अगर आप अपने बिज़नेस का सारा माल जो है वो ब्रेक इवन पे बेचना शुरू कर दें, अगर आपने 20 रुपए की चीज़ ली है और उस पर आप अपना प्रॉफिट मार्जिन ज़ीरो करके और 20 पे बेचना शुरू कर दें, तो आपकी सेल सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपके कैश फ्लोज बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ कैश फ्लोज भी नहीं, दूसरी चीज़ ये है कि आपकी अर्निंग जो है वो आपके इंटरेस्ट एक्सपेंस को क्या कवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो में हम यही चीज़ देखते हैं कि कोई बिज़नेस जो है वो अपने इंटरेस्ट एक्सपेंस को अर्न भी कर रही है या नहीं, और अगर अर्न कर रही है तो कितनी दफ़ा अर्न कर रही है, 1 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 10 टाइम्स है, 20 टाइम्स है। जितने भी ज़्यादा टाइम्स वो अर्न कर रही है उतना ही बेहतर है, और उतना ही वहाँ पे आप अगर कोई लैंडिंग कर रहे हैं तो वो सेफ़ है, या आपकी कंपनी जो है वो सेफ़ है। कैलकुलेशन अगर हम देखें तो उसका फार्मूला इंटरेस्ट कवरेज रेशो इज इक्वल टू EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। याद रखिएगा,
बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस का फिगर हम उठाते हैं डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट की मद में आपका टोटल एक्सपेंस कितना हुआ है और आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कितना है, इससे हम कैलकुलेट करते हैं। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल हमने लिया हुआ है कि 5 मिलियन आपका EBIT है और इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका इस साल का टोटल 5 लाख रुपए है, तो आपका जवाब आ गया 10। इसका मतलब है कि 10 टाइम्स आप अपना इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो अर्न कर रहे हैं। अब 10 टाइम्स, अगरचे ये जो आपका फिगर है इस रेशो का, ये आपको स्टैंड अलोन भी एक आइडिया देता है कि 1 टाइम से कम ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपके पास पीछे रिटेन्ड अर्निंग्स में भी कुछ बचना चाहिए। उसके बाद जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा है। अगर 1 टाइम्स है तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ इंटरेस्ट पे करने के लिए ही बिज़नेस कर रहे हैं, बाकी आपके पास कुछ नहीं बचता। अगर 2 टाइम्स कर रहे हैं, इसका मतलब है 1 टाइम आपका इंटरेस्ट में जा रहा है और 1 टाइम जो है वो आप रिटेन कर रहे हैं, जिससे बाद में जाके आपने प्रिंसिपल भी पे ऑफ करना है। याद रखिएगा कि इंटरेस्ट एक्सपेंस के बाद आपने असल ज़र भी वापस करना होता है। जो आपने लोन लिया हुआ है वो लोन भी आपने एट द एंड रिटर्न करना है मैच्योरिटी पे। और दूसरी कि इंडस्ट्री एवरेज, किसी भी इंडस्ट्री का अपना एक ख़ास एवरेज होता है कि वहाँ पे अमूमन कितने टाइम्स इंटरेस्ट अर्न किया जाता है। तो अगर इस बिज़नेस में हम देखें तो ये 10 टाइम्स है, जबकि इंडस्ट्री एवरेज जो है वो 7 टाइम्स है। अब इससे 2 नतीजे आप अखज़ कर सकते हैं। एक तो ये है कि इस बिज़नेस का इनकम बहुत ज़्यादा है, दूसरा ये भी है कि यहाँ पे लीवरेज कम है, इस बिज़नेस ने लोन लिया ही कम है इंडस्ट्री के हवाले से। यानी सिंपली बेंचमार्क से कंपेयर करने से आपको ट्रू पिक्चर नहीं मिलती। एक बिज़नेस है, लेट सपोज हम 2 बिजनेस कंपेयर करते हैं, दोनों के जो हैं वो लेट सपोज नेटवर्थ बिजनेस की जो है वो 10 मिलियन है और एक जो है अपने इंटरेस्ट का 10 टाइम्स कमा रहा है और दूसरा 5 टाइम्स कमा रहा है। तो सिर्फ 10 टाइम्स को देख के आप ये नहीं कह सकते कि ये बिज़नेस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। क्यों? हो सकता है जो 5 टाइम्स कमा रहा है उसने अपने बिज़नेस में 80% डेट लगाया हो और जो 20% डेट लगाया हो, और जो 5 टाइम्स कमा रहा है उसने 80% डेट लगाया हो और 20% उसकी इक्विटी हो, तो उस हिसाब से तो फिर जो 5 टाइम्स कमा रहा है वो बेटर परफॉर्म कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि इस रेशो के वैल्यू को इंटरप्रेट करने के लिए आपने दूसरी बहुत सारी चीज़ों को भी अकाउंट फॉर करना है। सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़िगर देख के उसकी बेस पे आप जो है वो राय कायम नहीं कर सकते। उसके बाद दूसरा डेट टू एसेट रेशो है। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, टोटल आपकी लायबिलिटीज़ कितनी है और टोटल आपके एसेट्स कितने हैं। डेफिनेशन अगर देखें, द डेट टू एसेट रेशो मेजर्स अ कंपनीज टोटल डेट टू इट्स टोटल एसेट्स। It measures a company's leverage and indicates how much of the company is funded by debt versus assets, and therefore its ability to pay off its debt with its available resources. कोई भी बिजनेस है, लेट सपोज एक बिजनेस है, उसमें 10 लाख के टोटल एसेट्स हैं और उसमें से 5 लाख जो हैं वो आपकी लाइबिलिटीज़ हैं। इसका मतलब है कि 5 लाख इक्विटी है उसमें। 50% 1 to 2 का रेशो है आपके डेट टू एसेट्स का। इसका मतलब है अगर एनी टाइम आप अपना बिजनेस वाइंड अप करते हैं तो आपकी इक्विटी जो है वो आपके डेट को पे ऑफ करने के लिए सफिशेंट है। कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं इसका? डेट टू एसेट्स रेशो, टोटल डेट ओवर टोटल एसेट्स। हमने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया हुआ है कि 6 मिलियन एक बिजनेस के टोटल डेट्स हैं और उसके टोटल एसेट्स जो हैं वो 10 मिलियन है, तो इसका जो रेशो बनता है वो 0.6 या 60% बनता है। 60% का मतलब क्या होता है कि उसके टोटल एसेट्स में से 60% जो हैं वो लोन्स या लाइबिलिटीज़ हैं। इंडस्ट्री का एवरेज जो है वो 0.55 है। इसका मतलब है कि इसका जो रेशो है वो ज़्यादा है, इसने ओवर बारोइंग की है, थोड़ा सा इसमें इक्विटी की कमी है। अब इक्विटी की कमी के लिए 2 तरीके हो सकते हैं
कमी को पूरा करने के लिए। एक तो ये कर सकते हैं कि अपनी फ्रेश इक्विटी इंजेक्ट कर दें, और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप अपनी लाइबिलिटीज़ में कमी कर दें। जब लाइबिलिटी में कमी होगी तो आपका ऊपर लाइबिलिटीज़, एक तो डेट कम होगा और नीचे से आपके टोटल एसेट्स भी उसी हिसाब से कम होते जाएंगे और आप अपने रेशो को कम कर देंगे। तीसरी जो हमारे पास रेशो है वो इक्विटी रेशो है। ये एक्चुअली उसी रेशो का रेसिप्रोकल है, उसकी एक दूसरी साइड है। द इक्विटी रेशो आर equity to asset shows how much of a company is funded by equity as opposed to debit. The higher the number, the healthier a company is. The lower the number, the more debt a company has on its books relative to equity. मतलब क्या है, जैसा अभी हमने बात की डेट टू एसेट रेशो, देखो बैलेंस शीट के ये सारे बैलेंस शीट के रेशोज हैं। तो बैलेंस शीट पे जो हमारा राइट हैंड साइड होता है, राइट हैंड साइड पे हमने कहा था, अगर आपको याद हो, बैलेंस शीट के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पिछले चैप्टर के लेक्चर्स में हमने इसको डिस्कस किया था कि जो राइट साइड ऑफ बैलेंस शीट है इसमें मेनली दो आइटम्स होते हैं, एक आपके लाइबिलिटीज़ होते हैं और दूसरा आपके इक्विटी होती है या ओनर्स कैपिटल होता है। तो अगर आपके बिजनेस में 50% डेट है, इसका मतलब है बाकी 50% जो है वो आपकी इक्विटी है। जैसे पीछे हमने कहा 60% जो है वो डेट रेशो का, जब हमने देखा डेट टू एसेट्स रेशो का देखा कि वो उसका 60% है, तो अल्टीमेटली जो इक्विटी का आपके पास आएगा वो 40% बढ़ जाएगा। तो इन दो रेशोज़ में से किसी एक को भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो दूसरी अल्टीमेटली जो है वो उसका कंप्लीमेंट्री फैक्टर होता है, दोनों को मिला के आपका 100% जवाब आता है। बहरहाल एक रेशो है, कुछ लोग इक्विटी रेशो को प्रेफर करते हैं, कुछ लोग डेट के रेशो को प्रेफर करते हैं। तो इक्विटी रेशो की कैलकुलेशन आपकी आ रही है आपकी टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, और इस केस में अगर देखें तो 4 मिलियन आपके टोटल शेयर होल्डर इक्विटी है, 10 मिलियन आपके एसेट्स हैं, तो 0.4 पर या 40% जो है वो आपकी इक्विटी है। इंडस्ट्री एवरेज जो है वो 0.45 या 45% है। इसका मतलब है कि आप थोड़ा सा जो है वो इक्विटी पे लैग बिहाइंड कर रहे हैं, आपकी इक्विटी कम है, या आप ये कह सकते हैं कि आपका लेवरेज ज़्यादा है। डेट टू इक्विटी रेशो, ये रेशो जो है वो डेट और आपकी इक्विटी को डायरेक्टली करता है, और ये पिछले जो दो रेशोज हमने पढ़े हैं, डेट टू एसेट और डेट टू लाइबिलिटी, ये उन्हीं का एक कम्बिनेशन है, दो शेयर्स का दो रेशोज का कम्बिनेशन है। डेफिनेशन अगर देखें, द डेट टू इक्विटी रेशो इज सिमिलर टू द डेट टू एसेट रेशो in that it indicates how a company is funded, in this case by debt. The higher the ratio, the more debt a company has on its books, meaning the likelihood of default is higher. The ratio looks at how much of the debt can be covered by equity if the company needs to liquidate. इसका मतलब क्या है, आप अपने डेट्स को इक्विटी से डिवाइड करते हैं। एक तो इस रेशो से आपको कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का पता चलता है कि आपके पास जो टोटल एसेट्स हैं ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ बैलेंस शीट, उसमें से कितने आपके डेट्स हैं यानी लाइबिलिटीज़ हैं या कर्जे हैं, और कितना आपका ओनर्स का कैपिटल है। इस रेशो को लिखने, इसमें वैल्यू पुट करते ही आपको दोनों वैल्यूज़ मिल जाएंगी, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ आपके पास होंगी तो आप ये रेशो कैलकुलेट कर सकेंगे। उसके बाद मेनली ये हमें ये बताता है ये रेशो कि अगर 1 to 1 आंसर आ जाता है, इसका मतलब है आपका डेट और इक्विटी बराबर है। अगर अबव 1 आता है, 1 से ज़्यादा आता है, इसका मतलब है आपके बिजनेस में इक्विटी कम है और लाइबिलिटीज़ आपकी ज़्यादा है। और अगर बिलो 1 आता है तो इसका मतलब है कि आपके बिजनेस में इक्विटी ज़्यादा है और आपकी लाइबिलिटीज़ जो है वो कम है। कैलकुलेट किस तरह करते हैं, टोटल डेट, ये डेट की स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, आई इसमें नहीं होता, डिवाइडेड बाई
टोटल इक्विटी। और इस केस में अगर हम देखें तो 6 मिलियन टोटल डेट है, इक्विटी जो है वो 4 मिलियन है और आंसर हमारा आ रहा है 1.5। इंडस्ट्री का जो एवरेज है वो 1.25 है। इसका मतलब है कि हमारा डेट थोड़ा सा हायर साइड पे है इस केस में। अब ज़रा हम कंपैरिजन करते हैं सॉल्वेंसी रेशोज और लिक्विडिटी रेशोज का। सॉल्वेंसी रेशोज एंड लिक्विडिटी रेशोज आर सिमिलर बट हैव सम इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस। सिमिलर कैसे हैं? क्योंकि दोनों बिजनेस के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के बारे में हैं। पहली बात, बिजनेस का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है, एक जैसे जिस तरह बिल्डिंग का एक स्ट्रक्चर होता है कि उसमें कितनी दीवारें हैं, कितने कॉलम्स हैं, बिल्कुल इसी तरह हर बिजनेस का अपना एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है कि उसके जो टोटल एसेट्स बुक्स पे हैं उसका कंपोजिशन क्या है, कितने उसका पेड इन कैपिटल है, कितने उसमें रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, कितने उसमें लाइबिलिटीज़ हैं, लाइबिलिटीज़ में शॉर्ट टर्म कितनी हैं, मिड टर्म कितनी हैं, लॉन्ग टर्म कितनी हैं। तो ये एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। तो दोनों जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन यानी सॉल्वेंसी रेशोज और लिक्विडिटी रेशोज दोनों का जो सब्जेक्ट है वो सेम है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी टू पे इट्स डेट्स, इसको एनालाइज करते हैं और मेजर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो इनमें डिफरेंस है, ये हमने बात की सिमिलरिटी की, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि करंट या लिक्विडिटी जो रेशोज हैं उसमें हम शॉर्ट टर्म और करंट लाइबिलिटीज़ और करंट एसेट्स को डिस्कस करते हैं, यानी टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटी के एक स्पेसिफिक पोर्शन को हम डिस्कस करते हैं। जो सॉल्वेंसी रेशोज हैं, सॉल्वेंसी रेशोज में हम ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के रेशोज को डिस्कस करते हैं। और जब कंप्लीट पिक्चर आपको समझनी है तो फिर आपने दोनों रेशोज को स्टडी करना है कि आप टोटल डेट जो होता है उसमें करंट कितना है और लॉन्ग टर्म कितना है, कितनी लाइबिलिटीज़ आपकी कब ड्यू होनी है और आपने किन कैश फ्लो से इनको मीट करना है। The main difference is that solvency ratios offer a long-term outlook on a company, whereas liquid ratios focus on the short term. जैसा कि मैंने बताया, solvency ratios जो हैं वो लॉन्ग टर्म आउटलुक को देखती हैं। हो सकता है आपके जो करंट रेशोज हैं वो बहुत अच्छे चल रहे हैं इस वक्त, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपने मसला कर दिया। करंट किस तरह अच्छी हो सकती हैं? ये पॉसिबिलिटी है कि आपने लॉन्ग टर्म लोन ले लिया और बजाय उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के कि प्लांट एक्सपेंड कर लिया, आपने नई मशीनरी ख़रीद ली, लोन तो आपने उसके लिए लिया, लेकिन आपने उसको इन्वेस्ट कहाँ कर दिया? इन्वेस्ट आपने कर दिया उसको वर्किंग कैपिटल में, रॉ मटेरियल उसका ख़रीद लिया। अब यहाँ पे बज़ाहिर शॉर्ट टर्म में आपको फिगर्स बहुत अच्छे नज़र आएंगे क्योंकि लाइबिलिटी आपने पे ऑफ करनी नहीं है, वो आज से 3 साल या 5 साल बाद आपने पे करनी है, लेकिन आपका जो करंट एसेट्स हैं वो आपके बढ़ गए हैं जबकि करंट लाइबिलिटीज़ आपकी नहीं बढ़ी। तो शॉर्ट टर्म पिक्चर आपको बहुत ही रोज़ी नज़र आएगा, लेकिन एक्चुअली एक बहुत डेंजरस सिचुएशन है। तो कंप्लीट पिक्चर को समझने के लिए आपने इन दोनों रेशोज़ को एक साथ ही एनालाइज करना है और देखना है। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ के बारे में होगा। प्रॉफिटेबिलिटी को डिफरेंट एंगल से हम एनालाइज करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।